आज की कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के एक महत्वपूर्ण कहानीकार रहे हैं। अपने जीवन में इन्होंने मात्र 3 कहानियां ही रची हैं। उसने कहा था कहानी हिंदी के उस दौर की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होने वाली एक कालजयी कहानी है। यह कहानी प्रकाशित होते ही चर्चित हो गई थी और हिंदी की दुनिया में आज भी यह कहानी चर्चित है। भारत के जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी कहानी पढ़ाई जाती है वहां पर यह कहानी यानी कि उसने कहा था अवश्य पढ़ाई जाती है। इस कहानी की केंद्रीय संवेदना प्रेम तथा विश्वास की भावना है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचे कथा विन्यास में संबंधों के विश्वास को रेखांकित करती यह कहानी किशोरावस्था के सहज आकर्षण पवित्र स्नेह संबंध में परिणत होकर भावों के संसार में डूबते उतरते विशुद्ध कर्तव्य भावना के रूप धारण करती हुई प्रतीत होती है। इस कहानी का आरंभ होता है अमृतसर के एक बाजार से। अमृतसर के बम्बू काट बाजार का वातावरण हमें यहाँ दिखता है और इसी वातावरण से कहानी आगे बढ़ती है। इस बम्बू काट की भीड़ भाड़ में एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की एक दुकान के चौक पर आ मिलते हैं। दोनों ही जाति से सिख होते हैं। लड़का अपने मामा के यहाँ रहता है और लड़की भी अपने मामा के यहाँ रहती है। लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया होता है और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई होती है। तो दोनों की बातचीत शुरू होती है और परिचय के साथ आगे बढ़ती है। जैसे ही दोनों के बीच परिचय होता है तो ज्ञात होता है कि दोनों अपने मामा के यहाँ रहते हैं। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई? तो इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। उनके मिलने का यह सिलसिला कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, तो कभी कहीं 1 माह तक यूं ही चलता रहता है। लड़का हर बार जब भी उस लड़की से मिलता तो वही सवाल पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की वही जवाब देती, धत। इस तरह यह पूछने और बताने का सिलसिला जारी रहता है और उनके बीच एक अनकहा मधुर संबंध आकार लेने लगता है, जिसे अपनी अल्प वय के कारण दोनों ही नहीं समझ पाते। यानी कि छोटी आयु होने के कारण दोनों ही नहीं समझ पाते, क्योंकि यह किशोरावस्था का यानी टीन एज का जो आकर्षण होता है यह बड़ा ही मधुर होता है। तो इस तरह के कथानक के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है और हर बार की तरह इस बार भी जब लड़का उस लड़की से मिलता है तो वही सवाल पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? तो इस बार लड़की बड़ी विश्वासपूर्वक जवाब देती है कि हाँ हो गई। लड़का पूछता है कब? तो लड़की कहती है कि कल, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वह लड़की यह जवाब देती है कि हाँ हो गई तो लड़के को इस उत्तर से एक आघात लगता है। वह इसे ठीक ठाक समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी मनोदशा बदल जाती है और गुस्से में अपने रास्ते में आने वालों से बेवजह ही झगड़ पड़ता है। यह बेचैनी उसकी मनोदशा को प्रकट करती है। तो इस तरह के कथानक को के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है और हम शुरू करेंगे इस कहानी को पढ़ना। और साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि कुड़माई का अर्थ है सगाई, या हम अपनी भाषा में कहते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, कि तेरी एंगेजमेंट या रिश्ता हो गया है, जिसके साथ भी शादी की जाती है सबसे पहले एंगेजमेंट की जाती है ना। तो ये कुड़माई उर्दू शब्द है, इसीलिए यहाँ पर उर्दू के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो कहानी को हम आगे बढ़ता हुआ पाते हैं। इस तरह इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के एक बाजार से होती है, लेकिन इस कहानी का जो दूसरा भाग होता है वह लगभग 25 वर्ष के बाद का दिखाया जाता है। 25 वर्ष के बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ यह भाग प्रथम विश्व युद्ध का दिखाया जाता है, जिसमें फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात होते हैं और इस फौज में लहना सिंह, सूबेदार, हजारा सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि पात्रों का परिचय हमें मिलता है। आगे की घटनाओं से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही है जो पहले भाग में बालक के रूप में हमें यह पूछता हुआ दिखता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो वही लड़का आगे जाकर दूसरे भाग में हमें लहना सिंह के किरदार में इस कहानी में देखने को मिलता है। आगे की घटनाओं से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही है जो पहले था। ठीक है, लेकिन कहानीकार इस बात का खुलासा
इतनी आसानी से नहीं करता कि दूसरे भाग से कहानी बिल्कुल नए धरातल पर आगे बढ़ती है और युद्ध के मैदान की स्थिति का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि कहानी का यह काल प्रथम विश्व युद्ध का है। कहानी के पात्रों के लिए एक तरफ तो विश्व युद्ध है जिसमें सूबेदारनी का पति और बेटा तथा लहना सिंह युद्ध के मोर्चे पर तैनात होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी भावनाओं का, आपसी विश्वास की परीक्षा का भी युद्ध हमें देखने को मिलता है। कहना मुश्किल है कि लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है या सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा का युद्ध लड़ रहा है। कहानी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, कहानी की खूबसूरती यह भी है कि यह दूसरा युद्ध ज्यादा मर्मांतक है। दूसरा युद्ध अर्थात लहना सिंह के अंतर्मन का अंतर्द्वंद्व वाला युद्ध। ठीक है, लहना सिंह की मृत्यु प्रथम युद्ध में नहीं होती है, यानी कि जिसमें वह सच में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु दूसरे युद्ध में होती है। दूसरा युद्ध अर्थात रिश्तों के विश्वास का युद्ध, रिश्तों के विश्वास को बचाने के लिए जो युद्ध वह करता है, जो युद्ध उसके अंतर्मन में चलता है। देखिए, कहानी में युद्ध का वर्णन बड़ी सूझबूझ और तटस्थता से किया हुआ है और लेखक ने कहीं भी युद्ध का समर्थन नहीं किया है। सिर्फ युद्ध की भयावहता का दृश्य ही इसमें हमें देखने को मिलता है। चूंकि कहानी का नायक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है, इसीलिए अंग्रेजों का समर्थन दिखाई देता है। वैसे यह समर्थन भी अंग्रेजों का नहीं है, वरन उस भारतीय फौज का समर्थन है जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही होती है, जिसमें उसने कहा था का नायक लड़ रहा है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता लहना सिंह के भावनात्मक युद्ध के रंग को गाढ़ा करती हुई प्रतीत होती है। इस तरह हम देखते हैं कि कहानी के पहले दो भाग हमें कहानी की पृष्ठभूमि और उसके पात्रों के परिचय से ही जोड़ते हैं और आगे जाकर तीसरे व चौथे भाग में कहानी फिर एक नया मोड़ लेती हुई प्रतीत होती है। इस भाग में हम देखते हैं कि लहना सिंह का बोधा सिंह के प्रति अपनापन व लगाव किस कदर बढ़ता है। इस लगाव और दुलार की सीमा इतनी है कि लहना सिंह बोधा सिंह की न केवल देखभाल करता है, बल्कि उसकी पहरा देने की ड्यूटी भी खुद ही करता है। और कहानी में हमें एक नए पात्र का प्रवेश होता हुआ भी दिखता है, जो खुद को लेफ्टिनेंट साहब बतलाता है। वह हजारा सिंह को आदेश देता है कि 1 मील आगे 50 जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी पर धावा बोले और उसके लिए वह 10 सैनिकों को छोड़कर शेष सभी को अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह की बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लहना सिंह वहीं खंदक में रुक जाता है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट साहब से बातचीत के दौरान लहना सिंह समझ आता है कि यह अंग्रेज अफसर नहीं वरन कोई जर्मन जासूस है। लहना सिंह समझदारी से काम लेता है और उस बहरूपिये पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इसी समय 70 जर्मन उस खाई पर हमला बोल देते हैं और लहना सिंह वीरतापूर्वक सबका सामना करता है और वजीदा सिंह को पीछे की ओर से भगाकर सूबेदार को सूचित करने के लिए भेज देता है। कहानी में हम देखते हैं कि दूसरी ओर हजारा सिंह की टुकड़ी भी पहुंच जाती है और इस तरह दोनों ओर से घिर जाने के कारण जर्मन सैनिकों का सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली पसली में लगती है और अपना घाव हजारा सिंह और बोधा सिंह से छिपाता हुआ वह लड़ता रहता है। जब उनकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमारियों को ढोने वाली गाड़ियां पहुंचती हैं, तो एक बार फिर गंभीर रूप से घायल होकर भी लहना सिंह खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है और लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में अमृतसर के बाजार में जो 12 वर्ष का लड़का होता है, वही लड़का आगे जाकर सेना का जवान यानी कि लहना सिंह की भूमिका निभाता है, यानी कि लहना सिंह होता है और सूबेदारनी के तौर पर वह 8 वर्षीय लड़की होती है जो कभी टीन एज में यानी कि बालावस्था में लहना सिंह को मिली थी, जिसे वह पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है या नहीं। ठीक है, तो सूबेदारनी के तौर पर वह लड़की होती है और लहना सिंह के तौर पर वह लड़का। 25 वर्ष के बाद का दृश्य हमें इस कहानी में फिर तीसरे और चौथे भाग के तौर पर देखने को मिलता है। कहानी का अंतिम और 5वां भाग कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, क्योंकि लहना सिंह गंभीर रूप से घायल खाई में पड़ा हुआ दिखता है, जो अंतिम सांसें ले रहा होता है और उसके साथ उसका साथी वजीरा सिंह भी होता है।
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सारे दृश्य परत दर परत अपना रंग बिखेरने लगते हैं। 12 वर्ष का लहना, अमृतसर का बाजार, 8 वर्ष की लड़की, तेरी कुड़माई हो गई, धत हाँ हो गई आदि। फिर 25 वर्ष बाद का अब लहना नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो जाता है। यह सब हमें पता चलता है। यानी कि कहानी के अंतिम चरमोत्कर्ष पर जब कहानी पहुंचती है अंतिम भाग में, हमें पता चलता है कि यही वह लहना सिंह है जो कभी 12 वर्ष का लड़का था, ठीक है, जो उस 8 वर्ष की लड़की से पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लहना सिंह का सूबेदार के घर पर जाना, सूबेदारनी से मिलना और उसके वाक्य मुझे पहचाना आदि, ये बचपन की सारी बातें सुन लहना की स्मृति का साफ होना, ये सब स्वप्न चलता जाता है। सूबेदारनी वही 8 साल की लड़की, उसके जीवन की कहानी लहना चुपचाप सुन रहा है। एक बेटा भी है जो फौज में भर्ती हुआ है और उसे ही 1 बरस हुआ होता है, यानी कि फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष ही हुआ होता है। उसके पीछे 4 और होते हैं पर एक भी जीता नहीं है, बल्कि सभी की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के आगे बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे इन दोनों को बचाना यह मेरी दीक्षा है। इस तरह हम देखते हैं कि जब लहना सिंह घायल अवस्था में होता है तो उसे बचपन से लेकर अभी तक के हुए सारे घटनाक्रम 1 बाय 1 करके याद आते हैं और वह अपने वचन व कर्तव्य को पूरा करके इस पृष्ठभूमि से विदा लेता है। यह कहानी पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई है और कहानी का घटनाक्रम पाठकों के सामने सारी परतें खोल देता है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे होते हैं और कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होता है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 70 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो इस तरह से यह कहानी फिर इसी वाक्य के साथ समाप्त होती है। कहानी का जो कथानक था और कहानी किस तरह आगे बढ़ती है यह मैंने आपके सामने रखा। प्रेम और विश्वास से भरी हुई यह कहानी आधुनिक शहर में पढ़े लिखे लोगों को ही प्रेम कहानियों को बयां नहीं करती, लेकिन हमें यह बताती है कि देखिए, जो प्रेम का रिश्ता होता है उसका आधुनिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि प्रेम का भाव किसी भी व्यक्ति के मन में पनप सकता है, जागृत हो सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यहाँ पर एक फौजी की प्रेम कहानी का चित्रण किया है, जिसमें सूबेदारनी और लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने आदर्श संबंधों को दिखाया है। संबंधों में एक दूसरे का आपसी भरोसा बहुत अर्थ रखता है, वह भी ऐसा संबंध जिसमें कोई कस्में वादे नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें पता ही नहीं होता कि यह प्रेम है। जो उनके बीच का रिश्ता है वह प्रेम है। वे ना कहते हैं और नहीं जानते हैं कि प्रेम होता है, लेकिन कहानी में प्रेम होता है जिसमें प्रेमी जन अपने प्रेम को जाहिर नहीं करते, किंतु बचपन का वह जो मोह होता है 25 वर्ष बाद तक कायम रहता है। सूबेदारनी जो एक पारंपरिक महिला होती है, अपने घर परिवार और पति का ख्याल रखती है और साथ ही साथ अपने बचपन की स्नेह की मर्यादा का भी ध्यान रखती है। इस प्रकार जीवन का एक आधार बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखता है। किसी का किसी से कहा कोई वचन जिसमें एक आधार विश्वास है, वह अपना जीवन दांव पर लगाकर अपना वचन पूरा करता है, क्योंकि उसने कहा था। तो आज के समय में लेखक ने इस प्रेम के एक नए स्वरूप को दर्शाकर यह बताया है कि संबंधों में विश्वास का होना बहुत ही सर्वोपरि है, जो किसी भी रिश्ते को गहराई देता है। लहना सिंह का यह विश्वास ही है कि सूबेदारनी ने कुड़माई वाली बात याद रखी होती है। इसका मतलब यह है कि आज भी उसके मन में मेरे लिए स्नेह भाव है, तभी तो उसने मुझे अलग से कहा कि उस विश्वास की कदर करते हुए लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के विश्वास को बचाता है। कहानी का उद्देश्य लेखक ने यहाँ स्पष्ट कर रखा है कि उसने कहा था, यानी कि उसका कथन था जो अंततः पूरा होकर अपना लक्ष्य पाता है। और आधुनिक समय में भी यह कहानी हमें अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए दिखती है, जहां प्रेम में शारीरिक संबंधों की बजाय एक दूसरे का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे समय की लंबी रेखा भी नहीं धुंधला सकती। किशोरावस्था की स्मृति मनुष्य को कौंधती है, जिस कारण वह मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। लहना सिंह अपने अंतिम समय को याद करता हुआ दिखता है कि सूबेदारनी मुझे पहचाना,
तो वह कहती है नहीं। तो फिर वह कहता है तेरी कुड़माई हो गई। तो धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सल्लू अमृतसर में। तो इस तरह की भावों की टकरार से मूर्छा खुलती है, करवट बदलती हुई यह कहानी। पसली का घाव बहन निकलता है लहना सिंह का, और कहानी के अंत में बजीरा सिंह उसे पानी पिलाता है। तो उसने कहा था इस प्रकार, यह कहानी बहुत ही दुखांतक रूप पर अपना अंत लेती हुई प्रतीत होती है, जिसमें लहना सिंह अपनी कुर्बानी से खुश होता दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना। प्रेम की इंतहा को बताती हुई हिंदी की यह कालजयी कहानी जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो बहुत बड़े कहानीकार तो नहीं होते, मात्र अपने जीवन में 3 ही कहानी उन्होंने रची होती है, उन्हीं में से एक होती है उसने कहा कहानी। तो आइए इस कहानी का कथनक 1 बाय 1 करके सिलसिलेवार से पढ़ना शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिलते हैं। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, यानी कि लड़का, और लड़की रसोई के लिए बड़ियां लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तो इस पर लड़का लड़की से पूछता है कि तेरे घर कहाँ है। तो लड़की कहती है मगरे में, और उसे पूछती है कि तेरे घर कहाँ है। तो वह कहता है कि मांझे में। तो लड़का कहता है यहाँ कहाँ रहती है। तो लड़की कहती है कि अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो लड़का कहता है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार भी निपट जाता है और इनका सौदा देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं, लड़का लड़की। कुछ दूर जाकर लड़का मुस्कुराकर पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरा रिश्ता, तेरी एंगेजमेंट हो गई, तेरी सगाई हो गई, लड़की से पूछता है। तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का फिर मुंह देखता रह जाता है, यानी कि लड़की कोई जवाब नहीं देती है, धत कहकर ही भाग जाती है। तो दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, फिर दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाया करते हैं, दोनों की मुलाकात होने लगती है। महीने भर यही हाल रहता है, यही सिलसिला चलता है। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में लड़की वही धत कहकर भाग जाती। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने कहा हाँ हो गई। तो लड़का कहता है कब।
लड़की कहती है कल, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। फिर लड़की भाग जाती है। लड़के ने घर की राह ली, यानी कि लड़का भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल देता है, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो जाती है, एक कुत्ते पर पत्थर मार देता है और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है, तब कहीं घर पहुंचता है। यानी कि लड़का रास्ते में ये सब हरकतें करता है। जब वह लड़की से सुनता है कि हाँ मेरी सगाई हो गई, तो एक तरह का आघात उसके दिल पे लगता है, मतलब उसे बुरा सा लगता है कि अच्छा इसकी सगाई हो गई। तो फिर रास्ते में वह इस तरह जो भी लोग उससे मिलते हैं उनसे इस तरह की हरकतें करता है ना। तो चलिए दूसरे दृश्य में हमें क्या देखने को मिलता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंहा और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते ही दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमांड दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। तो यहाँ पर आपको 3-4 ये सूबेदार हजारा सिंह अपने 2-3 और सैनिक सिपाहियों से बातें करते हुए यहाँ पर दिखते हैं, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह ये यहाँ पर आपस में बातें करते हुए होते हैं, क्योंकि कहानी के इस पड़ाव पर हमें 25 साल के बाद का दृश्य देखने को मिलता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक, विश्व युद्ध का जो नज़ारा है जहां पर ये सैनिक आपस में बातें करते हुए दिखते हैं। ठीक है, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करें, अर्थात करें क्या। हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। यानी कि जाड़े की ऋतु होती है, ठंड उन्हें लगी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की वावलियों के से सोते झर रहे होते हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। आपस में यह बातें करते हुए यहाँ पर लहना सिंह वही लड़का होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जो 12 वर्ष का लड़का दिखाया होता है अमृतसर के बाजार में, जो लड़की अपने मामा के यहाँ आया होता है और लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो यहाँ पर लहना सिंह ही वही लड़का होता है। और सूबेदार कौन होता है? यानी कि उस लड़की की जब बीच में इस 25 सालों के बीच में जब शादी हो जाती है तो उस लड़की का जो हस्बैंड बनता है वही सूबेदार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो लहना सिंह के साथ बातें कर रहा है और सूबेदारनी के तौर पर वह लड़की होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप कहानी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे इस कहानी का जो कथानक है, जो मैं ऑलरेडी आपके सामने रख चुकी हूं। चलिए, तो उद्मी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे।
यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगते हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक होता है। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। तो लहना सिंह दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहता है कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहां बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को? तो चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं, तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो यहां पर हमें दिखता है कि जो बोधा सिंह सूबेदारनी का लड़का होता है, ठीक है, तो उसकी हिफाजत किस तरह से लहना सिंह करता है। ठीक, तो वही बातें यहां पर हो रही हैं। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। यानी कि वजीरा सिंह लहना सिंह का दोस्त है। और वजीरा सिंह जब लहना सिंह से कहता है कि बोधा सिंह का तुम तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, सूबेदार जो हजारा सिंह उनका लड़का होता है बोधा सिंह, दोनों बाप बेटे यहाँ पर हमें इसमें सिपाही के तौर पर दिखते हैं, सैनिक के तौर पर, ठीक है, भारतीय सेना में जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखता है कि बोधा सिंह की हिफाजत लहना सिंह कैसे करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह सूबेदारनी का लड़का है, उसी लड़की का जिसको वह मन ही मन कभी पहले पसंद करता था। लेकिन ये जो पसंद है ना, यह कभी एक दूसरे को उन्होंने कही नहीं होती है। ये बातें नहीं कोई कस्में खाई होती है, नहीं कोई वादे किए होते, नहीं प्रेम को एक दूसरे के सामने बयां किया होता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो टीन एज का, किशोरावस्था का वो आकर्षण होता है जो मन ही मन उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही 25 वर्ष के बाद उन्हें पता चलता है कि वही सूबेदारनी सूबेदार हैं, है ना, उनका बेटा बोधा सिंह है, तो लहना सिंह को जब यह पता चलता है तो किस तरह वह यहाँ पर उस बोधा सिंह की हिफाजत करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो वजीरा सिंह कहता है कि क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। तो फिर वो गाना गाते हैं आपस में। दिल्ली शहर ते पिशोर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा बपार मड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नू, कदुओं बड़िया वे मजेदार गोरिए, हुण लाड़ा चटाका कदुए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए। खंदक यानी जहाँ पर वो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पर जो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उर्दू के बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। तो इस तरह जब वो गाना गाते हैं आपस में सिपाही, तो मतलब एक मस्त माहौल बन जाता है वहाँ पर। फिर इस तरह से दोपहर रात हो गई होती है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ दिखता है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा होता है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा होता है और एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। ठीक है, मतलब लहना सिंह खुद पहरा देता है और बोधा सिंह को आराम करवाता है, लेकिन उसकी दोनों आंखें चौकन्नी रहती है। एक आंख उसकी बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, यानी कि दुबला सा पतला सा शरीर उसका, और दूसरी आंख होती है उसके खाई पर कि कहीं वहां से तुर्क जो सैनिक है वो हमला ना बोल दे। तो इतना चौकन्ना रहता है
लहना सिंह। फिर बोधा सिंह कराहता है, क्यों बोधा भाई, क्या है? तो पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, यानी कि ठंड के मारे, है ना, ठंड बहुत है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, लहना सिंह कहते हैं। तो बोधा बोलता है, और तुम क्या पहनोगे? तो लहना कहता है कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से मैम बुन बुन कर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है। तो वह पूछता है, सच कहते हो? तो लहना सिंह कहता है, और नहीं तो झूठ। यूं कहकर ना ही करते बोधा को वह जबरदस्ती जर्सी पहना देते हैं। आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर दोबारा खड़े हो जाते हैं। मैम की जर्सी की कथा केवल एक कथा ही होती है, मतलब वो झूठ ही बोलता है। बोधा सिंह का वो इतना ख्याल रखता है कि उसे झूठ ही कहता है कि मेरे लिए बिलायत से जर्सी आई है, ठीक है। अपनी जर्सी भी वह बोधा सिंह को ओढ़ा देता है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनक कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है और 3-4 घुमाव हैं। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाकर उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहां रहेंगे। तो लहना सिंह बोलता है, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका कि लप्टन साहब के पटियों वाले बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। तो लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वहीं, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह बिलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, DSLI ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय किया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। तो फिर कहता है कि कौन? बजीरा सिंह? तो हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है, कयामत। और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। तो यहाँ पर अभी तक जो लप्टन साहब के वेश में लहना सिंह से बात कर रहे थे, वे कोई लप्टन साहब नहीं थे, बल्कि वे एक जर्मनी सैनिक थे जो एक वेश बदल कर वहां आए थे उनकी जासूसी करने, यानी कि उनका पता लगाने।
ठीक है। तो लेकिन क्या करता है होता है, लहना सिंह भांप जाता है, उसे पता चल जाता है। वह माचिस लेने के बहाने जैसे कैसे अंदर जाता है और फिर वजीरा सिंह से कहता है कि कयामत आई है, ठीक है, होश में आओ, लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है कयामत। तो वह कहता है कि क्या लप्टन साहब? हाँ, लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया है। तो इस पर वजीरा सिंह बोलता है, तो अब क्या करें? अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी वह बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं। अरे ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक जाता है। देखता है कि लप्टन साहब ने जब जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया स्लाई जलाकर गुत्थी पर रखने के लिए गया तो बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। ठीक है। तो लहना सिंह क्या करता है, उसे जांच लेता है, भांप लेता है कि वह पलटन के लप्टन साहब के वेश में जो आता है जर्मन सैनिक, जो वहां पर क्या कर रहा होता है, वहां पर जगह जगह जेब से गोले निकालकर बांध रहा होता है दीवारों में। ठीक है। तो फिर बिजली की तरह दौड़कर दोनों हाथों से वह उल्टी बंदूक उठाकर कुहनी से उस पर तान कर दे मारता है। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिए स्लाई गिर पड़ती है और लहना सिंह एक कुंदा साहब की गर्दन पर दे मारता है और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित हो जाते हैं। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंक देते हैं। यानी कि जो गोले वह दाग रहा होता है, लहना सिंह उन्हें उठाकर खंदक के बाहर फेंक देता है और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटा देता है। जेबों की तलाशी लेता है। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकल कर अपनी जेब में डाल देता है। साहब की मूर्छा हटी, यानी कि जो लप्टन साहब होते हैं, पहले तो मूर्छित हो जाते हैं लेकिन फिर वह कुछ देर के बाद जाग उठते हैं। तो लहना सिंह हंसकर बोलता है, क्यों लप्टन साहब, कैसा मिजाज है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। यानी कि यहाँ पर लहना सिंह को पता चल जाता है कि लप्टन साहब को के वेश में वह कोई जर्मन सैनिक था जो झूठी कहानी बता रहा था। ठीक है। तो लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी उसकी, तो साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। ऐसा दिखाया उसने कि ठंड के मारे वह अपनी पॉकेट में हाथ डाल रहा है। तो लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोहलू राम भी डर गया था।
मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ा दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो ठीक है। मतलब लहना सिंह उस पलटन साहब को इस तरह की कहानी बता रहे हैं कि एक मुसलमान भी हमारे गांव में घुस गया था और किस तरह से वह वहां पर हर लोगों को बेवकूफ बनाता था। तो लहना सिंह इस कहानी को बताता है, लेकिन जो पलटन साहब है वो क्या करता है, वह इस तरह से दिखाता है कि ठंड के मारे उसने जेब में हाथ डाले हैं। ठीक है, जहाँ की तलाशी लहना सिंह लेना भूल जाता है, लेकिन वह साहब क्या करता है, जेब में से पिस्तौल निकालता है और गोली चला देता है और वह गोली जाके लगती है लहना सिंह की जांघ में। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। दहाड़ा सुनकर सब दौड़ आए। मतलब जो हेनरी मार्टिन के 2 फायर, यानी कि जो पलटन साहब होता है वो गोली दागता है तो लहना सिंह की जांघ में वो लग जाती है। तो वहां पर गोली की आवाज सुनकर फिर सब दौड़ आते हैं। बोधा भी चिल्लाता है, बोधा सिंह क्या है? तो लहना सिंह उसे यह कहकर सुला देता है कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। मतलब बोधा सिंह का लहना सिंह देखो कितना ख्याल रख रहा है। बोधा सिंह सोया होता है, ठीक है, उसे आवाज सुनाई देती है तो वह पूछता है कि क्या है। तो उसके बावजूद भी लहना सिंह उसे सच्चाई नहीं बताता, झूठी कहानी बताता है कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसको मैंने मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया है। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए हैं। तो लहना यहां भी बोधा सिंह को नहीं बताता कि उसे गोली लगी है। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया क्योंकि उसने इस तरह से पट्टियां कस दी अपनी जांघों पे। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस जाते हैं। सिखों की बंदूकों की बाढ़ पहले धावे को रोकती है, फिर दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। ठीक है, लहना सिंह खड़ा था, बाकी सब लेटे हुए थे। 8 सैनिक थे ना वहां। ठीक है, तो वे जो वहां से आए थे जर्मन से, वे कितने थे? वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते हैं। थोड़े से मिनटों में वे फिर अचानक आवाज आती है, वाहे गुरुजी की फतेह, वाहे गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगते हैं। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए, यानी कि आ जाते हैं, और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते हुए और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई। वाहे गुरुजी की फतेह, वाहे गुरुजी का खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई इस तरह खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या फिर कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। ठीक है, सिखों में भी 15 लोगों के प्राण चले जाते हैं। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल जाती है और लहना सिंह की पसली में एक गोली लग जाती है। उसने घाव को की खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूरे लपेट लिया। यानी कि क्या करता है लहना सिंह, गिल्ली मिट्टी लगा देता है अपने घावों पर, जहां पसली में जहां पर गोली लगती है वहां पर उस घाव को बंद करने के लिए वह गिल्ली मिट्टी से लेप देता है और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लेता है। किसी को खबर भी नहीं हुई होती है कि लहना को दूसरा घाव भी लगा है, यानी जो बहुत भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ अक्षय नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेशाचार्य कहलाती हो। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां आती हैं जो कोई 1.5 घंटे के अंदर वहां पर आ पहुंचती हैं।
मतलब जैसे ही घायल सैनिकों के बारे में पता चलता है ना, तो वहाँ पर दवा डॉक्टर के साथ गाड़ियाँ पहुँचती हैं। फील्ड अस्पताल नज़दीक ही था और सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल को लिटा दिया जाता है और दूसरी में लाशें रखी जाती हैं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा थोड़ा सा ही घाव है, सवेरे देखा जाएगा। ठीक है। और बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। तो जब सूबेदार को पता चलता है ना कि लहना सिंह को घाव लगा है, तो वह लहना सिंह के घाव में पट्टी बांधना चाहता है, लेकिन इस पर भी लहना सिंह पट्टी बांधने से मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, थोड़ा सा ही घाव है, सुबह देख लेंगे, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और जो बोधा सिंह था उसको ज्वर था, बुखार था। ठीक है, वह बुखार में कराह रहा था। तो उसको गाड़ी में लिटा दिया जाता है और लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लेकिन यह देख लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है। ठीक है, सूबेदार नहीं जाना चाहता है लहना सिंह को वैसी घायल अवस्था में छोड़कर, लेकिन लहना सिंह क्या कहता है कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। मतलब वह सूबेदार को कसम देता है, सूबेदारनी की और बोधा की, कि जाओ, आप चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो सूबेदार कहता है कि और तुम? तो लहना सिंह कहता है कि मेरे लिए वहां पहुंचकर तुम गाड़ी भेज देना। मतलब पहले उनको भेजता है। ठीक है, अंत तक खुद रोक के रखता है अपने आप को वह। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, इनकी इन जर्मन जो मुर्दे हैं, जर्मन सैनिक जो मरे पड़े हैं, इनको लेने के लिए भी तो गाड़ियां आएंगी। ठीक है, तो आप ऐसा करना कि वहां जाकर मेरे लिए गाड़ी भेज देना। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे से खड़ा हूं। वजीरा सिंह भी मेरे पास ही है। अच्छा, पर तो बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ अब। लहना सिंह किसको कहता है? सूबेदार को कहता है। और कहता है कि सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। अगर आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि सूबेदारनी ने जब लहना सिंह को पता चला था कि ऐसे ऐसे सूबेदार उसका हस्बैंड है और बोधा सिंह उसका बेटा है, तो उस समय सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि इनकी हिफाजत करना, मतलब मेरे पति की और मेरे बच्चे की। तो वह वादा वह किस तरह निभाता है, तो वही वह कह रहा होता है सूबेदार से कि जब भी आप उन्हें खत लिखोगे तो कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चल यार। ठीक है, तो बोलता है कि लिखना कैसा, तू भी साथ ही घर चल, और जब भी हम घर जाएंगे, मतलब ठीक होके वहां पर, तो साथ ही चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। तो ये सब सूबेदार लहना सिंह को कहता है। अब गाड़ी चलने को तैयार होती है और लहना सिंह कहता है कि अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है ना वह लिख देना और कह भी देना सूबेदारनी को। तो गाड़ी के जाते ही लहना लेट जाता है। गाड़ी चली जाती है, लेकिन लहना को जो घाव लगा होता है, वह जख्मी होता है, तो वह फिर तुरंत लेट जाता है और बजीरा से कहता है, बजीरा सिंह से, कि पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम इस कहानी के पांचवें दृश्य में क्या देखते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही उसे हर बात याद आती है लहना सिंह को, क्योंकि वो बहुत घायल होता है, लेकिन वह सूबेदार के और बोधा सिंह के आगे जताता नहीं है। वह उन्हें यही दिखाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, ताकि वो दुखी ना हो, क्योंकि उसने उनके अपने प्राणों को संकट में डालकर उनकी जान बचाई होती है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जैसे कि कहा भी जाता है कि जैसे जैसे इंसान का वक्त निकट, मतलब अंत निकट आता है, तो उसे अपने जीवन में हुई सारी, बचपन से लेकर जवानी तक की, मतलब जब तक वह जिंदा रहता है तब तक की सारी घटनाएं याद आती है। तो वैसे ही लहना सिंह को जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, स्मृति याद आती है उसको। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है कि किस तरह लहना सिंह 12 वर्ष का था, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। जब वह पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है।
एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख होता है, क्रोध आता है। क्यों हुआ? तो फिर कहता है, वजीरा पानी पिला दे। तो 25 वर्ष बीत जाते हैं। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में एक जमादार के पद पर होते हैं। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहता, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जब जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था तो वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली थी उसे कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। तो तभी वह साथ ही चलेंगे। तो यही वह मुलाकात का दृश्य होता है जब लहना सिंह उस लड़की से सूबेदारनी के तौर पर वहां मिलता है। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। तो लहना भीतर जाता है, सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। ओह, तो इस तरह से लहना सिंह को पता चलता है जब वह कभी 7 दिन की छुट्टियां बिताने वहां पर गया था। उसी की रेजिमेंट में जो सूबेदार था, जो लहना सिंह को बहुत चाहता था, जब उसे कहता है कि मेरे घर होते हुए आना, हम साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो सूबेदारनी के तौर पर जो लड़की होती है, जो बचपन में उसे मिली होती है, वह पहचान लेती है और इस तरह से वो अपना परिचय देती है कि मैं वही हूँ। तो इस तरह भावों की टकराहट होती है और भावों की टकराहट से वह मूर्छा खुलती है, करवट बदलती है, पसली का घाव बह निकलता है। मतलब वो सारी यादें लहना सिंह को वहां पर अपनी मृत्यु के निकट जब वह था अंतिम अवस्था में, तो उसे सारी यादें आती हैं और इसी तरह से उसकी पसली का घाव भी बह निकलता है। तो फिर वह कहता है कि वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। तो इस तरह का स्वप्न चल रहा होता है, सूबेदारनी कह रही होती है। मतलब बीच बीच में लहना सिंह को वो स्मृतियां याद आ रही हैं जो अब तक उसके साथ हुई होती हैं, ठीक है, एक स्वप्न की तरह। और बीच बीच में वह वजीरा सिंह से पानी भी मांगता रहता है कि पानी पिला दे। और देखिए स्मृतियां इस तरह से उसकी आंखों के सामने तर रही होती है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे अभी 1 ही वर्ष हुआ है, यानी कि बोदा सिंह। मतलब लहना सिंह को याद आ रही है जब वह सूबेदार के घर पर गया था कि किस तरह सूबेदारनी, यानी कि वही बचपन की लड़की, उससे बात कर रही थी कि मेरा एक बेटा है जो अभी हाल ही में 1 ही साल में के मतलब हुआ है उसे फौज में भर्ती हुए, और उसके पीछे 4 और बच्चे हुए थे लेकिन एक भी नहीं जिया। तो सूबेदारनी फिर लहना सिंह को अपना हाल सुनाते हुए रोने लगती है। अब दोनों जाते हैं तो इस तरह, मतलब दोनों फौज में भर्ती हो गए हैं तो दोनों चले जाते हैं, तो मैं तो अकेली रह जाती हूँ, मेरे भाग तो फूटे हैं। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। मतलब वह सूबेदारनी लहना सिंह को यह कह रही है और अपने आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। तो ऐसे ही मेरे इन दोनों को, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को भी बचाना फौज में, यह मेरी भिक्षा है तुमसे, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सूबेदारनी ने उसे कहा होता है। तभी तो आपने देखा होगा जब हम यह पीछे कहानी पढ़ रहे थे कि बोदा सिंह का कितना ख्याल रखता है लहना सिंह, ठीक है। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली जाती है और लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आता है। ये दृश्य चल रहे हैं स्वप्न के तौर पर लहना सिंह की आंखों में, उसकी स्मृतियों में। और फिर दोबारा से वह कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिला दे।
उसने कहा था। तो इस तरह लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए बजीरा सिंह बैठ जाता है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने से मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे फिर लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई 88वीं सूची में मैदान में घावों से मरा। कौन? नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो यह थी कहानी उसने कहा था, जो सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। होप आपको यह कहानी समझ आई हो और प्रेम की अमर दास्तां को बयां करती हुई यह कहानी क्यों ना पसंद आएगी। आपने इस कहानी को कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन जब जब भी हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इसके मोहपाश में बंद कर रह जाते हैं। तो लेती हूं आपसे विदा और मिलती हूं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।